हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और ये एक ही बार 11 और 12 मई का करंट अफेयर है, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। जो चीज़ छूटा हुआ है सब कॉपरेट हो जाएगा, 1-2 दिन में सब कुछ पटरी पा जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? जोस जे कट्टूर को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? जोस जे कट्टूर को, ठीक है। देखिए इनके बारे में और क्या क्या बातें हैं आपको जानने योग्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में अध्यक्ष के तौर पे थे, है ना। तो केवल आपको इतनी बातें, बहुत कुछ इनके अंदर जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें काम की है जो कि आपको जानना था, है ना। कि भारतीय रिजर्व बैंक जोस जे कट्टूर को अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है। बाकी चीज आप पढ़ लेंगे। वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। किसमें? आरबीआई में। क्या करेंगे? मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे, ठीक है ना। इनका ये काम है। अब देखिए जोस जे कट्टूर के बारे में। श्री कट्टूर के 3 दशक में संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है। इनकी इंपोर्टेंसी है, इसीलिए उन्होंने ये चयन किया है आरबीआई ने, है ना। बाकी इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से स्नातकोत्तर गुजरात विश्वविद्यालय से, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन इनको जानना जरूरी था, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं, नाम उनका एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग और वित्त प्रमाणित एसोसिएशन संस्थान में पेशेवर योग्यता प्राप्त किए हुए हैं, है ना। ये कॉमन बात है, ये लाइंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इसकी पिछले 3 लाइन इंपॉर्टेंट थी, समझ गए। चलिए, पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ, बहुत मस्त क्वेश्चन, शानदार, पेपर में हिट करेगा क्वेश्चन, है ना। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, यहां तक है सर, के लेखक कौन है? आंसर होगा सक्कुर राथेर, है ना। इस पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? सक्कुर राथेर। देखिए इनके बारे में क्या है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के पत्रकार हैं। कौन? पीटीआई के पत्रकार कौन है? सक्कुर राथेर, है ना। ने की ये पहली पुस्तक है, उस पत्रकार पत्रकार की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है ना। स्पीकिंग टाइगर द्वारा इसको प्रकाशित की गई है। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया। इस किताब के बारे में, एक किताब में कहाँ से लिखा गया है, क्या उसकी चर्चा की गई है? तो कश्मीर के प्राचीन अतीत और वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है इस किताब में, ठीक है ना। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? सक्कुर राथेर, याद रखिएगा बढ़िया से। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है ना। ये इन्होंने इसमें लिखा है, सब कश्मीर के बारे में लिखा है। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से लेकर हर स्थिति तक उसमें वर्णन किया गया इस किताब में। घाटी में जीवन के विभिन्न पहलू के बारे में, जम्मू कश्मीर की जो घाटियों में लोग निवास करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने के अलावा लेखक ने यह भी विस्तार से वर्णित किया है कि अलग अलग मौसमों में विभिन्न पात्र अपनी गलियों में कैसे पॉपअप करते नजर आते हैं, है ना। ये सब बात उन्होंने किताब में जिक्र किया है। इतनी बाकी धान के खेतों पर मंडराते हुए बेजुबान पक्षियां, देखते हो ना खेतों में धान के ऊपर पक्षियां का मंडराना, डराने के लिए गर्मियों के दौरान जीवन आकार बिजू का, जो कि हम लोग खेतों में बनाते हैं, वो कपड़ा पहना करके आदमी जैसा खड़ा करते हैं ताकि कोई जानवर हमारे खेतों में एंट्री न कर पाए। और सेरेमोनियल एस्मोनी, जैसे एक लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी का जश्न मनाते हुए। किताब में ये सब वर्णन किया है। एक किताब का संक्षेप है, एक सारांश है। किताब में क्या जिक्र किया गया है, उस किताब में इसके बारे में बताया गया इस लाइनों के माध्यम से, ठीक है ना। केवल आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बाकी बातों से आपसे कोई मतलब नहीं है। नासा के 14वें प्रशासक, जो कि आपको पता है नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो अमेरिका के देखरेख में कार्य करती है। नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो बिल नेल्सन ने शपथ ली। बिल नेल्सन, है ना। नासा के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो तुरंत पता हो जाएगा। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए विडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर
पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा बढ़िया से एक बार इनके बारे में, ठीक है। चलिए अब नासा क्या है, स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अधिकार क्षेत्र अमेरिका सरकार के देखरेख में काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये सब बात याद रखना चाहिए। संस्था कार्यपालक गण इसमें प्रबंधक कौन है, चार्ल्स बोल्डेन है। और इस समय डिप्टी गवर्नर प्रबंधक कौन है, लॉरी गारोर है ना, इस समय नासा के। ये सब बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हिट करेगी। चलिए देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं। नासा का फुल फॉर्म NASA, नासा का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। पेपर में ये भी बहुत बार आया हुआ है, नासा का फुल फॉर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है ये, है ना, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। मतलब अंतरिक्ष संबंधी सभी मुद्दा को ये देखती है, अंतरिक्ष संबंधी सभी जिम्मेवारियां ये अपने ऊपर लेती है नासा, है ना। कौन देखरेख करता है, अमेरिका सरकार। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य, जैसे कि थीम होता है किसी वर्ड का, जैसे किसी भी संस्था का अपना, तो 6 से इसका लक्ष्य वाक्य क्या है, भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ावा देना। ये मतलब उसका ना एक थीम है, एक वाक्य है, किसका, नासा का। 6 से इस वाक्य को उसने घोषणा किया है। इतिहास क्या है, नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में किया गया था इसका, है ना। इस अधिनियम के तहत 19 जुलाई 1948 किया गया। इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से काम करना शुरू किया, लेकिन मुख्य रूप से इसका स्थापना कब हुआ, 1958 में। ध्यान दीजिएगा, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन नासा का स्थापना मुख्य रूप से कब हुआ, मुख्य रूप से 1 अक्टूबर 1958 को। काम करना चालू कर था 48 से ही, लेकिन स्थापना मुख्य, जिसे राष्ट्रीयकरण हम लोग कहते हैं उस भाषा में आप समझिए, 1 अक्टूबर 1958 को। ये देखिए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन पेपर की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनके बारे में देखिए थोड़ा सा एक लाइन। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थी। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। वाह, इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार बनाता है, ठीक है। इन्होंने 2019 से लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक, क्या नाम था, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस पुरस्कार को मिला है। उन्हीं के उस पुस्तक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। पुस्तक में वह 7वीं और 8वीं सदी की अपनी मौखिक अवधि में अरबी साहित्य का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। वह आधुनिक समय के उपदेशों और व्याख्यान पर इसके प्रभाव की चर्चा करती हैं। इस किताब की एक छोटी सी संक्षेप और सारांश है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस इसकी बैक वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए आगे, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप है। ये दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप है, किस संस्था ने लॉन्च किया है, सीबीएसई। जो सीबीएसई हमारा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, है ना, उसी लॉन्च किया है। ये ऐप है, मोबाइल ऐप है, दोस्त फॉर लाइफ, है ना। छात्र और अभिभावक को ये सब जानकारी देने के लिए नोट, नया ऐप दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई से संबंध और स्कूलों के छात्र और अभिभावक के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। समझ गए बात को। नया ऐप दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के सीबीएसई से संबंध स्कूलों, छात्रों और अभिभावक को एक साथ सेवा प्रदान करेगा, ताकि छात्र और अभिभावक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो सके, है ना। इसके माध्यम से ये बात बताने का प्रयास कर रहा है सीबीएसई। ऐप के बारे में क्या है, यह ऐप छात्रों को अन्य संसाधन सामग्री जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद विचारोत्तेजनक पाठ्यक्रम, मार्गदर्शिकाएं, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सुझाव और कोरोना गाइड के साथ साथ दैनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, घर से सीखने और स्वयं की देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ये सब केवल जानकारी के लिए कुछ बाहरी बातें, जो कि आपको थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए, मतलब इर्द गिर्द के बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खासी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पहली लाइन थी, समझ गए। चलिए, ये सब क्या होता है ना, इर्द गिर्द की बातें जानने से हमको कॉन्फिडेंस आती है चीज़ों को, इसलिए समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 83 स्वयंसेवक, काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9-12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान किया जाएगा, समझ गए। चलिए, ये सत्र, ये सब मतलब उतना ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका काम है कब से कब तक खुलेगा, क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आइए। क्या सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है, मनोज आहूजा, है ना। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई, 3 नवंबर 1962 को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको आप देखिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए भारतीय मूल के विशेषज्ञ कौन है, ठीक है, शंकर घोष। शंकर घोष
है ना। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए भारतीय मूल के विषय कौन है? शंकर घोष। इनके बारे में देखिए, है ना, बढ़िया से समझिए चीज़ों को। भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट, जैसे हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, इसका भी कोई विशेषज्ञ होता होगा, ठीक है ना। वहीं शंकर घोष को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धि की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह अकादमी द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक हैं। ये बाहरी ज्ञान के लिए आपको ये बात मैंने बता दिया, लेकिन बस आप इतना ही जानिए कि शंकर घोष को ये अवार्ड दिया गया है ना। शंकर घोष के बारे में मतलब क्या है? वो शंकर घोष कोलंबिया विश्वविद्यालय में वैगुलस कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और माइक्रोबायोलॉजी सिल्वर स्ट्रीम हेतु परिवार के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। इतनी बातें इनके बारे में, सिंपल लॉजिक, है ना। दो चीज आप सीखिए कि माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के क्या है, अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। ये दोनों पर इन्होंने काम कर चुका है। चलिए ये देखिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में जो अवार्ड इनको मिला है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी एक निजी गैर लाभकारी संस्था है जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित एक कांग्रेसनल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। इस अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उसको स्थापना की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए इस बात को, समझ गए। चलिए फिक्की जो कि संस्था है लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उज्ज्वला सिंघानिया को, है ना। फिक्की का फुल फॉर्म, ठीक है ना, आप खोज लीजिए बढ़िया से, आपका वर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बढ़िया से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है ना। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मतलब फिक्की संस्था होगी, उसके अंतर्गत एक लेडीज डिपार्टमेंट, है ना। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली एक महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। कौन? FLO, समझ गए। FLO सिंघानिया के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, समझ गए। फिक्की का ये एक संस्था है जो लेडीज संस्था है, FLO, समझ गए बात को, है ना। फिक्की संगठन के अंतर्गत ये एक संस्था है, उसी के अध्यक्ष बनी हुई है कौन? समझ गए। अब देखो FLO की स्थापना कब हुई थी? देखो इसीलिए देखो यहाँ लिखा गया फिक्की FLO, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत एक संस्था है, ये स्पेशल फीमेल के लिए संस्था है, महिलाओं के लिए। FLO की स्थापना कब हुई है? 1983 ईस्वी में। इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक विभाग के रूप में किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये पढ़ लीजिए आप बस, महिलाओं को आर्थिक भागीदारी के साथ साथ उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी और महिलाओं को नेतृत्व वाली विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। पढ़ देते हैं ताकि कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं पढ़ने से छात्रों को, सुनने से नॉलेज बढ़ता है, प्लस इसके बाद याद होती है बातें। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।